तो पश्चिम बंगाल को वंदे भारत की सौगात दी है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको वहीं लेकर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, सुभाष सरकार जी, निशित प्रामाणिक जी, जॉन बारला जी, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, सांसद प्रसून जी, मंच पर विराजमान अन्य साथी, देवी और सज्जनों, आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था। नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था। और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। साथियों, कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा। नमामि गंगे मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में सीवरेज के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं। आज 1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। मुझे बताया गया है कि अभी आदि गंगा नदी की स्थिति दुर्भाग्य से बहुत खराब है। इसमें जो कूड़ा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में
प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात तो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिनचर्या वो होनी चाहिए कि बीमारी की नौबत ही ना आए। ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साफ करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशन पर भी बहुत जोर दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधुनिक तरीका है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आने वाले 10-15 साल बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में आज ही आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है। आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी। साथियों, आजादी के बाद के 7 दशकों में 20,000 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ। वहीं 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद बीते 7-8 वर्षों में ही 32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। ये है देश के काम करने की रफ्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण की रफ्तार। और इस रफ्तार को तेज करने के लिए अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बिजली के रेल इंजनों का भी तेजी से निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टम है। कोलकाता के लोग जानते हैं कि दशकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना बेहतरीन माध्यम रही है।
2014 से पहले तक देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली एनसीआर की ही थी। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता हुआ है, उसको बदलने का पूरा प्रयास किया है और बहुत तेजी से बदला है। बीते 8 वर्षों में हमने मेट्रो का 2 दर्जन से अधिक शहरों तक विस्तार किया है। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। जोका बीबीडी मार्ग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, पिछली सदी के भारत की 2 और बड़ी चुनौतियां रही हैं जिन्होंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर डाला है। एक चुनौती रही इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी और दूसरी चुनौती रही ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग कहां नया काम शुरू करने वाला है। इसका खामियाजा देश के ईमानदार टैक्स पेयर को उठाना पड़ता था। देश का ईमानदार टैक्स पेयर हमेशा से सरकारी पैसे की बर्बादी से, परियोजनाओं में देरी से, भ्रष्टाचार से नफरत करता है। जब वो देखता है कि उसकी गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से गरीब का नहीं बल्कि किसी भ्रष्टाचारी का भला हो रहा है, तो उसका खिन्न होना स्वाभाविक है। पैसे की इसी बर्बादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नए पोर्ट बन रहे हैं और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें अब इस तरह तैयार किया हाईवे बेहतर तरीके से रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट हो, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सीमलेस कनेक्टिविटी भी मिले। साथियों, 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं देश के लोगों को वाटरवेज का उदाहरण भी देना चाहता हूं। एक समय था जब भारत में व्यापार, कारोबार और टूरिज्म के लिए वाटरवेज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। इसलिए कितने ही शहर नदियों के किनारे बसे, नदियों के किनारे इतना औद्योगिक, और फिर आजादी के बाद की सरकारी उदासीनता ने तबाह कर दिया। अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है। देश में 100 से ज्यादा वाटरवेज और विकसित किए जा रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच
वाटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया है। मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूं। 13 जनवरी 2023 को काशी से, वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 3200 किलोमीटर लंबे वाटरवे से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभूतपूर्व क्रूज होगा। ये भारत में बढ़ते क्रूज टूरिज्म का भी प्रतिबिंब बनेगा। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसका जरूर लाभ उठाएं। वैसे आज मैं एक और बात के लिए विशेष तौर पर बंगाल के लोगों को नमन करना आज मैं एक और बात के लिए विशेष तौर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूं। बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रति जो प्रेम रहा है, उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूं। देश के विभिन्न हिस्सों को जानने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्साह होता है वो अद्भुत होता है। बहुत से लोग पहला मौका मिलते ही किसी और देश में घूमने निकल जाते हैं, लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राथमिकता देते हैं। बंगाल के लोग पर्यटन में भी नेशन फर्स्ट की भावना को लेकर चलते हैं। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूं और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और सबसे बड़े दुख के बीच आज अपनी मां को, अपनी आदर्श को खो दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन 3:30 बजे जैसी उन्हें ये जानकारी मिली, उनकी मां ने अंतिम सांस ली। 7:45 बजे वो अहमदाबाद पहुंच गए। 10:30 बजे उन्होंने अपनी मां के पार्थिव देह को मुखाग्नि दी और उसके बाद राजभवन पहुंचकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत, तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है और हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा मेट्रो लाइन का उद्घाटन भी किया गया है और बंगाल को वंदे भारत मिली है और 475 वंदे भारत ट्रेन का लक्ष्य है। और भारतीय रेलवे किस तरह से देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की कोशिश अब की जा रही है, कायाकल्प किया जा रहा है कि जैसे एरोप्लेन की तरह आरामदायक और बहुत ही सुविधाजनक यात्रा यात्रियों को मिले, इसी दिशा में ये प्रयास किए जा रहे हैं। 475 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ये लक्ष्य और मेट्रो लाइन का भी आज उन्होंने उद्घाटन किया। देश में एयरपोर्ट बहुत तेजी से बन रहे हैं, लेकिन भारतीय रेलवे किस रफ्तार से आगे दौड़ेगी उसको लेकर रोड मैप तैयार किया गया है और नदियों के जरिए व्यापार होना चाहिए। देश में एयरपोर्ट तेजी से बन रहे हैं, लेकिन भारतीय रेलवे की गति को किस तरह से आगे बढ़ाना है
उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन के जरिए। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन में कौन कौन सी बड़ी बातें रही इसके बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि पुत्र धर्म पहले निभाया और उसके बाद राजधर्म को निभाने के लिए कर्तव्य पथ पर निकल गए। और हमने देखा जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में यथावत शामिल हुए और वर्चुअली जुड़ने के बाद उन्होंने कई सौगातें दी हैं। आज के संबोधन में कौन कौन सी बड़ी बातें रही हैं इसके बारे पे भी आप जान लीजिए। रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी जो काम है वो लगातार हो रहा है। देश के विकास के लिए रेलवे का विकास जारी है और 475 वंदे भारत एक्सप्रेस का लक्ष्य है जो कि पूरा जल्द से जल्द किया जाएगा। 800 किलोमीटर ट्रैक पर भी काम हो रहा है। 8 सालों में मेट्रो का विस्तार हुआ है, आने वाले वक्त में और विस्तार हो। ऐसे केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। देश के विकास के लिए रेलवे का विकास जरूरी है और खास तौर पर इससे जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोकस किया, ये बताने का प्रयास किया कि जो आज आत्मनिर्भर भारत है इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। सबका विश्वास इस वक्त भारत के ऊपर है और ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए, ये आत्मविश्वास आगे बढ़ना चाहिए, तभी ये देश विकास की राह पर आगे बहुत तेज गति से बढ़ेगा। तो बहुत ही रिकॉर्ड तेजी से हाईवे भी बन रहे हैं और बंगाल के लिए 11 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। बंगाल की पुण्य भूमि को उन्होंने नमन किया। रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह बनाएंगे, उसका कायाकल्प किया जाएगा क्योंकि आधुनिकीकरण बहुत ही ज़रूरी है अगर यात्रियों को बहुत ही सुविधाजनक सफ़र मिल पाए। इसी दिशा में ये प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बंगाल पहुंचना था, लेकिन आज जो दुखद खबर आई, अपनी मां को खोया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अहमदाबाद उनको जाना पड़ा और अब आप देख रहे हैं कि राजभवन में पहुंचकर उन्होंने ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और साथ ही साथ नई मेट्रो लाइन का शुभारंभ भी कर दिया गया है। 7,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए दी है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उनका आभार जताया और उनको कहा कि इतना ज़्यादा दुख की ये घड़ी है, मुश्किल घड़ी है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही थी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो पहले अपने बेटे होने का फर्ज निभाया और अब कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए राजधर्म निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मन में दुख भी है और बहुत ही ये दुखद घड़ी, सबसे बड़ा नुकसान कि अपनी आदर्श, अपनी जिंदगी के सबसे मजबूत स्तंभ को खो दिया आज प्रधानमंत्री मोदी ने। और मां का जन्म शताब्दी वर्ष बेहद खुशी का मौका, ये जो इमोशनल ब्लॉग उन्होंने लिखा था जब 100वें साल में प्रवेश किया उनकी मां ने और वो उनका आशीर्वाद, उनका आशीष लेने के लिए घर पर पहुंचे थे और किस तरह से उनकी पूजा अर्चना की, उन्हें शॉल भेंट की और उनके चरणों में वो बैठे हुए नजर आए। और मां में स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि मां शब्द जो है वो दरअसल बहुत सी भावनाओं का समावेश है। हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। इस बात का जिक्र वो इस ब्लॉग में करते हैं जब वो 100 साल में जब उनकी मां प्रवेश कर रही हैं और वहां पर उनका आशीष लेने के लिए, उनका आशीर्वाद देने के लिए वो पहुंचते हैं। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती है, मां होती क्या है, माया के मायने क्या होते हैं किसी की जिंदगी में, वो बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए कि मां हमारा मन, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास भी गढ़ती है, वो सिर्फ हमारे तन को नहीं गढ़ती है। तो क्या योगदान रहा उनके जीवन में उनकी मां का, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना अटूट रिश्ता, कितना अनमोल रिश्ता उनका अपनी मां के साथ रहा है। ये बहुत ही मजबूत रिश्ता, अटूट बंधन, पवित्र रिश्ता। और वो ये भी कहते हैं कि बहुत ही साधारण जिंदगी उन्होंने व्यतीत की, कितनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने परिवार को पाला पोसा और उनकी जो व्यक्तित्व की खूबियां हैं, सबसे बड़ी खूबी उन्होंने बताई उनका स्वाभिमान, कि स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करना और ईमानदारी। और इन्हीं गुणों को, इन्हीं खूबियों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने कि इतने दुख के बीच भी वो कर्तव्य पथ से डिगे नहीं हैं। जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम अपने तय शेड्यूल के मुताबिक वो राजभवन में प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए पहुंचे। सचिन, यही खासियत और यही सीख और यही आदर्श उन्होंने अपनी मां के जीवन से लिए हैं। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ उस ब्लॉग में नहीं,
जब भी वो किसी सार्वजनिक मंच पर पहुंचते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं, तो वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि आज जो कुछ भी मैं हूं वो मेरी मां की वजह से हूं। मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि आखिर दूसरों की भावनाओं की इज्जत कैसे करनी चाहिए, दूसरों की भावनाओं को किस तरीके से समझना चाहिए। आपने सुना होगा किस तरीके से तमाम अलग अलग बातें जो है पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी मां को लेकर कहते आए हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मां के बिना आशीर्वाद से कुछ भी मैं कोई काम शुरू नहीं करता। वो हमेशा अगर कोई शुभ कार्यक्रम हो, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, तो अपने मां के पास पहुंचते थे, उनके पैर छूते थे और उसके बाद ही कोई काम की शुरुआत करते थे। और जो ब्लॉग आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कुछ पॉइंटर्स है जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, उस ब्लॉग में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मां के लिए लिखे थे। उस ब्लॉग के जरिए आप समझिए कि आखिर वो प्रेम कितना ज्यादा था। आज जब पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हम देख रहे थे तो स्टूडियो में हम भी भावुक हो रहे थे कि आखिर जब पीएम नरेंद्र मोदी हर बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मैं मेरी मां के बिना कुछ भी नहीं हूं, तो अब आने वाले वक्त में वो किस तरीके से आने वाले काम करेंगे, क्योंकि वो प्रेम अटूट है और हमेशा से वो प्रेम जग जाहिर होता हुआ दिखाई दिया जी, है। उन्होंने कहा भी है कि कुछ गलत मत करो और हमेशा गरीबों के लिए काम करो। गरीबों के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित अगर किया किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये सीख उन्हें अपनी माँ से ही मिली, क्योंकि यही गुण और यही खासियत उनकी माँ की रही थी और उनके सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी नजर भी आ रहे हैं। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ हमेशा बड़ी होती है।